हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया कि अलाउद्दीन ने कैसे जो है साउथ इंडिया को भी जो है अपने इंपीरियलिस्टिक डोमेन के अंदर लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मलिक कफूर के बारे में कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन था और कैसे वो क्लोज हो गए सुल्तान से। तो बेसिकली हमने देखा कि साउथ इंडिया जो अलाउद्दीन जीत पाए उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल मलिक कफूर ने प्ले किया। इसलिए मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन से बहुत करीब हो गए और फिर सुल्तान के बाद वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए और फिर वो जो है सुल्तान का फेथ उन्होंने अपने सुल्तान ने उनका फेथ जो है अपने जिंदगी के एंड तक एंजॉय किया। मलिक कफूर फेथफुल रहे। रामचंद्र देव जो कि अलाउद्दीन के फादर इन लॉ भी थे, उन्होंने जो है क्राउन प्रिंस यानी कि खिज्र खान की शादी अटेंड की, जो कि कमला देवी के बेटे, कमला देवी जो गुजरात की रानी थी, उनकी बेटी देवल रानी से हुई। राय रायन जो है वो इस मतलब रामचंद्र देव का ही नाम राय रायन है। राय रायन का टाइटल उनको अलाउद्दीन ने दिया था। तो रामचंद्र देव जो है ये अटेंड करने के बाद जो है रामचंद्र देव जो है वो बहुत जल्दी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये अटेंड करने के बाद 1312 में फिर उनकी डेथ हो गई। तो रामचंद्र देव के बाद आए उनके बड़े बेटे, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, वो सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट, ऑन लिखा हुआ है, एल्डेस्ट सन होगा सिंघन देवा। तो सिंघन देवा का दूसरा नाम शंकर देवा भी था। He had never approved of his father's collaboration with the imperialist. He stopped the payment of annual tribute to Delhi and tended to behave as an independent ruler. It necessitated yet another expedition to Devgiri by Malik Kafur in 1312. Singhan Deva was defeated and killed in action, and the kingdom of Devgiri was declared annexed to Delhi. Malik Kafur established his headquarters at Devgiri and occupied some territories of the adjoining kingdoms of Telangana and Dwar Samudra as well, so that their chief might be kept under effective control. It so appears that Malik Kafur, because of his tremendous power and prestige, had excited the jealousy of some other nobles who gradually organized a clique opposed to his interest at the court. Malakai Jahan and Alp Khan, who had been instrumental in reuniting the chief queen with her daughter Deval Rani, were its prominent members. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो क्या हो गया कि रामचंद्र देव का हमने पढ़ा कि रामचंद्र देव जो है वो 1312 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो उनके बेटे आए सिंघन देव या शंकर देव, उनको बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी से अपने पिता की दोस्ती रास नहीं आई थी। और जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अलाउद्दीन को जो है ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया और इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बिहेव करने लगे। इस वजह से 1312 में मलिक कफूर को जो है दोबारा देवगिरी जाना पड़ा और देवगिरी जाकर के मलिक कफूर की भिड़ंत हुई सिंघन देव से और वहां पर सिंघन देव को जो है वो हरा करके मार दिया गया। और मलिक कफूर ने जो है देवगिरी में अपना हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया और वहां के कुछ अगल बगल के तेलंगाना और द्वार समुद्र के किंगडम को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। ऐसा लगता है कि मलिक कफूर जो है वो ट्रिमेंडस पावर और प्रेस्टीज जो वो गेन करे जा रहे थे अपने विक्ट्री की वजह से, उससे जो है एक ग्रुप ऑफ नोबेल जो है उनसे रश खाते थे, उनसे जलते थे और उसमें जो है उन्होंने एक कॉन्फिडरेसी टाइप स्टैब्लिश कर ली कि मलिक कफूर को कौन नहीं पसंद कर रहा। उसमें अल्प खान जो कि मलिकाए जहान की बेटी देवल रानी को मलिकाए जहान से मिलवा पाए थे वो भी थे और इस वजह से मलिकाए जहान भी थी। मलिकाए जहान, अल्प खान, ये लोग जो हैं इंस्ट्रूमेंटल थे, इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे उस क्लीक के जो कि मलिक कफूर के अगेंस्ट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मलिक कफूर ने जो है खुद को साउथ में स्टैब्लिश करने लग गए। वो इसका रीजन पढ़ते हैं। खिज्र खान द क्राउन प्रिंस वॉज देयर पैम्पर्ड रॉयल पैट्रन, बीइंग अ हिंदू कन्वर्ट विथ नो filial attachments. Malik Kafur had no permanent adherents among the old Khalji bureaucracy. He was no match for his rivals in the long-range struggle for power politics at the court. Therefore, his intention seemed to be to establish nucleus of power far away from Delhi and set up an independent ruler of Deccan, if possible, after the death of Alauddin Khalji. तो क्या हो गया, ये डेक्कन में क्यों शिफ्ट किए? क्योंकि खिज्र खान जो कि क्राउन प्रिंस थे, जो बाद में राजा बनते, वो भी जो है वो देवल रानी को ही देवल रानी के हस्बैंड थे तो वो उनकी मां मलिकाए जहान को सपोर्ट करेंगे और मलिकाए जहान, अल्प खान, ये लोग जो है मलिक कफूर के अगेंस्ट है।
तो मलिक कफूर जो है, और मलिक कफूर जो है वो एक हिंदू कन्वर्ट है, वो एक्चुअली में मुस्लिम है नहीं, तो उनकी कोई ब्यूरोक्रेसी में पकड़ नहीं है, क्योंकि पहले जो है ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ मुस्लिम हुआ करते थे। तो पावर पॉलिटिक्स में वो अपने राइवल या अपने दुश्मनों के मैच में भी नहीं आते हैं। इस वजह से, इसी इंटेंशन से उन्होंने जो है साउथ इंडिया में वो खुद को एस्टैब्लिश करने लगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहेंगे तो वो साउथ इंडिया में खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर बना लेंगे डेक्कन का। लेकिन द सुल्तान हाउएवर कुड इल एफर्ट टू मिस हिज कंपनी ऑफ द सदर्न टेरिटरीज। On his insistence, could ill afford to miss his company, he was also opposed to the policy of outright annexation of southern territories. On his insistence, therefore, Malik Kafur had to hand over the charge of the kingdom of Devgiri to Harpal Dev, a prince of the Yadav dynasty, and returned to Delhi in 1315. The Deccan policy of Alauddin Khalji proved to be extremely successful. His imperialism had two facets. He restored to annexation of territories and establishment of direct civil administration in northern India. On the other hand, he thoroughly exploited the south for the acquisition of its fabulous wealth and was consented by the acknowledgement of paramountcy by the Hindu rulers. He thus avoided responsibility for direct civil administration of the far-flung territories, nor did he come into clash with people in general who were left to deal with their own regional rulers, good or bad. The means of communication and transport in those days were very poor. Therefore, outright annexation of distant land might have created untold difficulties for the imperial government and led to rebellions or disaffection among the people at large. तो क्या कहा गया? तो मलिक कफूर जो है वो सोच रहे थे कि वो साउथ में ही स्टैब्लिश हो जाए, लेकिन सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी वो मलिक कफूर को बहुत पसंद करने लगे थे, उनकी कंपनी को। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मलिक कफूर जो है वो साउथ चले जाए, और साथ ही साथ सुल्तान जो है वो साउथ को डायरेक्टली एनेक्स करने के विरुद्ध में थे। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन जो है वो एक एक्चुअली में बहुत ही तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उनको पता था कि फार फ्लंग एरियाज, जो दूर के एरियाज हैं, वो एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं होगा और बेमतलब की परेशानियां डेवलप होगी किंगडम के लिए, क्योंकि उस वक्त जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था, रोड्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अब कुछ भी हो जाएगा कोई भी, तो इस वजह से क्या होगा, एम्पायर जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं रहेगा। इस वजह से अलाउद्दीन ने जो है दो अलग अलग पॉलिसी अपनाई नॉर्थ और साउथ के लिए। नॉर्थ में जो है अलाउद्दीन ने कैप्चर किया जिन लोगों को हरा करके रीजनल किंगडम को, वहां पर से डायरेक्टली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया। पर साउथ में जो उन्होंने कैप्चर किया उनको बस उन्होंने कहा कि आप मुझे एनुअल ट्रिब्यूट दीजिए, और एनेक्सेशन जो है वहां के ही लोकल रूलर्स को दिया, ताकि लोग जो है वो लोकल रूलर्स के साथ ही डील करें और बाहर और क्या करें वो बाहर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर अपने एरिया के बाहर जो रूलर्स हैं उनको कंप्लेंट ना करें। तो लोगों को, पब्लिक को जो है उन्होंने छोड़ दिया उनके लोकल रूलर्स के साथ ही। अलाउद्दीन खिलजी सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दीज हजार्ड्स। हिज डेक्कन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन विजडम एंड फोरसाइट। और इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना सही डिसीजन लिया, तो हम कहते हैं कि वाइज डिसीजन था, विजडम और फोरसाइट पर बेस्ड था। मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ अलाउद्दीन्स एम्पायर हैड बीन रीच्ड by the end of early 1311. His imperial sway extended roughly from Indus in the north to the borders of the Bihar in the east, and from foothills of Himalayas in the north. I'm so sorry for that. So actually the area which it is mentioning is very important. So I hope you should pay a bit of focus to it. तो यहाँ पर है कि इंडस इन द नॉर्थ वेस्ट से लेकर के बॉर्डर्स ऑफ बिहार इन द ईस्ट, और फिर फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज इन द नॉर्थ टू रामेश्वरम इन द एक्सट्रीम साउथ। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, कहाँ से कहाँ तक इनका किंगडम जो है वो फैला हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडस और बिहार जो है ईस्ट में, तो वेस्ट और ईस्टवर्ड आप मान सकते हैं इसको रफली, और नॉर्थ में हिमालय से रामेश्वरम में लेकर के साउथ में रामेश्वरम तक, इतने दूर इनके एम्पायर जो है वो फैले हुए थे। His empire in the north comprised practically the whole of medieval Punjab and Sindh, the Indo-Gangetic Valley, Rajputana, Malwa and Gujarat, while the Deccan Peninsula to the south of the Narbada was held by the tributary chief. Bengal, Bihar and Odisha did not, however, constitute a part of his empire.
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनके एम्पायर का पार्ट क्या नहीं था, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा इनके एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसके साथ साथ जो है इनके एम्पायर का रेंज अगर हम देखें तो नॉर्थ में इनके एम्पायर जो है पूरे के पूरे मेडिवल पंजाब, सिंध, इंडो गैंगेटिक वैली मतलब उत्तर प्रदेश, राजपूताना, मालवा और गुजरात, ये सारा जो है नॉर्थ में इनका था। और डेक्कन में जो है साउथ में नर्मदा, और फिर नर्मदा के जो भी साउथ में था वो भी इनका था, जो कि इनके ट्रिब्यूटरी मतलब इनके जो है चीफ को दिया जाता था और वो उनको ट्रिब्यूटरी पे करते थे। Encounter with the Mongols. As mentioned elsewhere in the study, the Mongols appeared on the northwestern frontier of India for the first time in 1220-21 under the leadership of Genghis Khan when Iltutmish was the Sultan of Delhi. सबसे पहले जो है हमने मंगोल का एपिसोड जो है वो फर्स्ट बार जब मंगोल आए वो कब आए थे, चंगेज खान के लीडरशिप में, जब इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली के सुल्तान थे। कंट्री वॉज समहाउ सेव्ड फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ चंगेज एल्बेट द स्प्रेड ऑफ मंगोल स्वे इन सेंट्रल एशिया, Persia and Afghanistan rendered India vulnerable to the occasional onslaughts and created a permanent danger to the Sultanate of Delhi. तो लेकिन इल्तुतमिश के समय में किसी तरह से बच गया था। हमने एक्चुअली में इल्तुतमिश के विजडम से बचा था, क्योंकि इल्तुतमिश को शाह ऑफ पर्शिया ने मदद मांगा था बट उन्होंने मदद नहीं किया और इससे चंगेज खान के रैट से इंडिया को बचा लिया। लेकिन एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, ये सारी जगह पर, सेंट्रल एशिया तो यहाँ पर मंगोल जो है अपनी अफड़ा तफड़ी मचाए रखते थे, तो बहुत बार जो है इंडिया भी वल्नरेबल हो जाता था और दिल्ली वीक हो जाता था। बिफोर कमिंग इन टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, मंगोल ऑब्जर्व सम फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म इंटरमिंगल्ड विद सुपरस्टिशन। इस्लामिक बनने से पहले मंगोल्स जो है वो बुद्धिज्म फॉलो किया करते थे और बुद्धिज्म को थोड़े बहुत अंधविश्वास से मिला करके, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। दे वर डेड एनिमीज ऑफ मुस्लिम्स टू बिगिन विथ। Before starting their attack on India, they had already overrun almost the prominent Muslim state in Central and Western Asia. तो मंगोल जो है वो एक्सट्रीम वाले एनिमी थे, उनको मुस्लिम्स बिल्कुल पसंद नहीं थे और इंडिया में आने से पहले जो है उन्होंने और सारे जगह जहां पर भी मुस्लिम लोगों का मतलब वसीरा था वहां पर उन्होंने और सारे स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ था सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में। दे कैरी डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन वेयर एवर दे वेंट एंड स्लॉटर्ड द वैंक्विश्ड पीपल लाइक शीप एंड गोट्स। और वो जहां जाते थे अफड़ा तफड़ी मचा देते थे और लोगों को जो भेड़ बकरी की तरह काट दिया करते थे। देयर अपीयरेंस ऑन द इंडियन फ्रंटियर देयरफॉर स्प्रेड अ वेव ऑफ हॉरर इन द नदर्न इंडिया एंड posed a serious threat to the infant sultanate of Delhi. तो वो जब इंडियन फ्रंटियर पे आए तो बहुत ही डर वाला ये बात था और एक मतलब इन्फेंट जो नया नया इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत बना था वो तो बड़े प्रॉब्लम में था। हलाकू खान, ग्रैंड सन ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान के पोते हलाकू खान जो हैं हैड फाउंडेड द रूलिंग हाउस ऑफ इलखान मंगोल्स इन पर्सिया। उन्होंने इलखान मंगोल्स का मतलब शुरू किया पर्सिया में रूलिंग हाउस। देयर ल्यूटिनेंट्स इन्वेडेड इंडिया ऑफ एंड ऑन अप टू द पीरियड ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन खलजी। और इलखान मंगोल्स ने जो है इंडिया पर आक्रमण करते रहे वो जलालुद्दीन खलजी के पीरियड तक। बाय द टाइम अलाउद्दीन असेंडेड टू द throne, Dev Khan, the Chagatai ruler of Transoxiana, had acquired a premier position among the other Mongol chief. तो जब तक अलाउद्दीन थ्रोन पर आए तो अब मंगोल में जो है चगताई रूलर जो है देव खान वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए थे। ही स्नैच्ड अफगानिस्तान फ्रॉम इलखान्स। और चगताई रूलर जो देव खान है उन्होंने इलखान से जो है अफगानिस्तान छीन लिया और फिर वो इंडिया की तरफ जो है एक लॉन्गिंग आइज से कि इंडिया उनका हो ऐसे देखने लगे। व्हेन ही हर्ड ऑफ द असैसिनेशन ऑफ जलालुद्दीन खलजी ही मेड अ डिटरमाइंड बिड टू कॉन्कर इंडिया। जब उनको पता चला कि जलालुद्दीन खलजी को मार दिया गया है तो उन्होंने जो है वो एकदम डिटरमाइंड थे कि वो इंडिया को अब कॉन्कर कर लेंगे। His intention was not to permit the usurper Alauddin Khalji to consolidate his position at Delhi. Therefore, he dispatched in quick succession as many as 6 expeditions to wrest Delhi in his hands. तो उनका इंटेंशन था कि अलाउद्दीन को एकदम बसने ही नहीं देना है, तो उन्होंने 6 एक्सपीडिशंस भेजा दिल्ली को कि दिल्ली को लूटने के लिए। अलाउद्दीन however met the challenge squarely and foiled his plan by beating off the Mongol hordes with heavy losses. लेकिन अलाउद्दीन जो है उन्होंने जो है मंगोल्स के साथ लड़ाई करके उनको बहुत ज्यादा लॉस दे दिया और फिर इस वजह से जो है देव खान जो है उनकी जो इंटेंशंस हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई।
First Mongol invasion took place immediately after Alauddin's accession to the throne. तो अलाउद्दीन के समय के मंगोल इन्वेजन का अगर बात करें तो पहला मंगोल इन्वेजन अलाउद्दीन के समय में अलाउद्दीन के सुल्तान बनते ही हो गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ कादर खान. 10 Tumans of the Mongol marauders crossed the Indus and carried fire and sword in Punjab and Sindh. Lahore was occupied and sacked by them. Zafar Khan and Ulugh Khan stopped their onward march in the Jalandhar Doab and inflicted a crushing defeat on them in the bloody encounter. About 20,000 Mongols were killed and wounded in action, while hundreds of them were captured and beheaded later. तो पहला जो इनकाउंटर हुआ तो मंगोल्स जो हैं कादर खान के लीडरशिप के अंदर इंडिया आए और पंजाब और सिंध में पूरी अफरा तफरी मचाई, लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया और पूरा लूट लिया. तो जफर खान और उलुग खान इसी समय जो है वो जालंधर दोआब को कैप्चर करने के प्लान में थे, अलाउद्दीन के प्लान के हिसाब से. लेकिन जब मंगोल्स का पता चला तो वो लोग जो है मंगोल्स के पास गए और मंगोल्स के साथ भिड़ंत हुई उनकी और 20,000 मंगोल्स को मार दिया गया और बाकियों को जो है वो जख्मी कर दिया. कम से कम 100 मंगोल्स को जो है ये लोग कैप्चर करके ले गए और बाद में जो है उनका सर कलम करवा दिया गया. तो मंगोल्स को यहाँ पर जो है अलाउद्दीन के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट रिप्लाई मिल रहा है, एक मुंह तोड़ जवाब मिला मंगोल्स को. द सेकेंड मंगोल इन्वेजन वॉज लेड बाय सल्दी. तो अलाउद्दीन के समय में जो दूसरा मंगोल इन्वेजन हुआ उसको सल्दी ने लीड किया. ही ओवररैन सिंध एंड कैप्चर्ड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड सिविस्तान which he converted into its headquarter. तो सेकेंड मंगोल इन्वेजन जो है वो सल्दी के अंदर हुआ, जिन्होंने सिंध को जो है पूरा कैप्चर कर लिया और फिर सिविस्तान में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, जिसको बाद में सिविस्तान को जो है सल्दी ने जो है अपना हेडक्वार्टर भी बना लिया. तो जफर खान led a sudden assault on the fort and snatched it from the Mongols in a hand-to-hand fight with the axe and sword, spear and javelin. The entire Mongol army perished in the struggle. Saldi and his followers were taken captives, along with their women and children, and sent to Delhi in chains. Barni writes, the victory inspired awe of Jafar Khan in every heart, and Sultan also looked askance at him in consequence of his fearlessness, generalship, and intrepidity, which showed the Rustam had been born in India. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब दूसरा मंगोल अटैक हुआ एक्चुअली तो जफर खान जो है उन्होंने अचानक से अटैक किया मंगोल्स पर, उनके किले पर, और जो है भाला, एक्स, स्वॉर्ड, तलवार ये सब यूज करके उनको हराया और मंगोल की आर्मी पूरी की पूरी खत्म हो गई और सल्दी और उनके फॉलोअर जो बचे गए उनके वोमेन और चिल्ड्रन के साथ उनको जो है जकड़ के जो है जंजीरों में बांध के ले जाया गया. ये देख करके सब इंस्पायर्ड हो गए कि जफर खान जो है कितने फियरलेस हैं और अलाउद्दीन जो है वो उनसे काफी इंस्पायर हुए और ऐसा लग रहा था कि इंडिया में एक नया रुस्तम जो है नए रुस्तम ने जन्म लिया है. जफर खान वॉज गिवन द चार्ज ऑफ सुमाना, एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री पोस्ट इन पंजाब, टू डिफेंड द कैपिटल अगेंस्ट द मंगोल ऑनस्लॉट. बर्नी makes highly uncomplimentary remarks about the attitude of Sultan Alauddin Khilji and his brother Ulugh Khan towards Zafar Khan. He says, instead of feeling pleased with Zafar Khan for the faithful and meritorious service rendered by him to the state, the Sultan and his brother conceived a hatred and jealousy of him because he had become famous as a hero and eclipsed their own military exploits. तो क्या हो गया, जफर खान को जो है समन का इंचार्ज बना दिया गया, पंजाब में है ये. और बर्नी लिखते हैं कि जो है अलाउद्दीन खिलजी और उनके भाई उलुग खान जो है वो बहुत खुश नहीं थे जफर खान के इस अप्रोच से. उनको लग रहा था कि जफर खान जबकि कितने फेथफुल और कितना मेरिटोरियस सर्विस दिया, लेकिन सुल्तान और उनके भाई काफी दुखी थे क्योंकि उनको लग रहा, और वो बहुत जल रहे थे जफर खान से क्योंकि जफर खान जो है उन्होंने खुद को हीरो बना लिया और उनकी जो है सुल्तान से भी ज्यादा वाहवाही हो रही थी. As luck would have it, Mongols appeared on the northwestern frontier like locusts for the third time before the close of the year 1299. तो 1299 खत्म होने से पहले मंगोल्स जो है वो तीसरी बार आए भारत. According to the medieval chronicles, they numbered about 20 lakh. ठीक है, 22 months मतलब 20 लाख लोग आए, 20 लाख मंगोल आए. और फिर इस बार उनको लीड कर रहे थे कुतलुक ख्वाजा, द यूथफुल सन ऑफ देव खान. जो देव खान जो मारे गए
फर्स्ट वाले अटैक में उनके बेटे कुतलुक ख्वाजा जो है लीड कर रहे थे। उन्होंने इंडस को क्रॉस किया और स्ट्रेट दिल्ली चले गए विदाउट मॉलेस्टिंग द पीपल और एंगेजिंग द इंडियन कॉन्टिजेंट स्टेशन इन पंजाब। और इस बार थोड़ा डिफरेंट चीज दिखा क्या कि पंजाब के लोगों से बिना भिड़े वो दिल्ली गए। Obviously, their object was to conquer Delhi and liquidate the Sultanate altogether. Hard-pressed, Alauddin Khilji sent express instructions to all the provincial governors to rush to the capital with their armies for its defense. Consternation prevailed in Delhi. Panic-stricken people from the neighboring villages flocked therein, making the problem of defense and provision all the more difficult. तो क्या हो गया कि वो मंगोल जो है इस बार सीधा दिल्ली गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स को बुलाया कि दिल्ली की तरफ मार्च करो, और लोग पूरे पैनिक में थे, तो अगल बगल की विलेज से भी दिल्ली जा रहे थे कि वो जो है वो सेफ जगह हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच के। सम काउंसिल, और उन्होंने काम को और डिफिकल्ट कर दिया बाय द वे। तो सम काउंसिलर्स ऑफ द सुल्तान एडवाइज्ड हिम टू फाइट अ डिफेंसिव वॉर। तो कुछ काउंसिलर थे सुल्तान के, वो उनको क्या कहते हैं कि डिफेंसिव वॉर खेलिए फोर्ट के अंदर से, दिल्ली के अंदर से। बट अलाउद्दीन खिलजी प्रेफर्ड टू चैलेंज द फो इन द ओपन। विद द बीटिंग ऑफ द वॉर ड्रम्स ही मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल, एस्टैब्लिश्ड हिज कैंप इन द प्लेन ऑफ किली at a distance of about 6 miles to the north outskirts of Delhi. The number of his armed personnel multiplied quickly by the arrival of contingent from the various parts of his dominance. The main army was arranged in battle array and entrenched. The battle line was extended over many miles with fresh arrivals. Zafar Khan held the right wing and Ulugh Khan the left, while Alauddin himself commanded the center. तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन के बहुत सारे फोर्सेस आ गए। अलाउद्दीन को लोगों ने कहा कि आप किले के अंदर ही रह करके लड़िए, लेकिन अलाउद्दीन ने जो है कहा कि नहीं, मैं ओपन में लड़ूंगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि किले के ग्राउंड में दोनों मिले, और फिर अलाउद्दीन के लोग बढ़ते ही जा रहे थे, अलाउद्दीन के सोल्जर्स, क्योंकि उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स सोल्जर्स लेकर आ रहे थे। और इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पूरे के पूरे मेन आर्मी को। तो क्या किया गया, राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंटर। राइट विंग जो है वो जफर खान लीड कर रहे थे, लेफ्ट विंग उलुग खान, और सेंट्रल विंग जो है वो अलाउद्दीन खुद ही लीड कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने गड्ढे बनाए थे जिसमें से सोल्जर जो है वो अटैक करते, इंट्रेंच है ना। तो ये ऐसा कुछ चल रहा था। A reserve force of picked horses were kept behind the battle lines under the charge of Ulugh Khan to be used in case of emergency. और फिर एक रिजर्व फोर्स भी रखा गया हॉर्सेस का, है ना, मतलब चुनिंदा घोड़ों का एक रिजर्व फोर्स रखा गया बैटल लाइन के पीछे कि अगर इमरजेंसी हुआ तो उसका भी यूज करेंगे। Mongols were engaged as soon as they showed their appearance on the B line. Thousands lay dead on both sides in bloody clash of arms. दोनों तरफ से लोग मरे, मंगोल्स की भी तरफ से, अलाउद्दीन की भी तरफ से। जफर खान broke through the enemy's line and gave a hot chase to the fleeing Mongols for 18 kos without any supporting force in his own rear. Targi, a Mongol leader who had placed his 2 men in ambush, saw through the game and rushed forward to cut off Zafar Khan's party from its base camp. He entrapped the royal troops on his way back and cut them to the man. Zafar Khan fell fighting bravely. Ulugh Khan knew that his colleague Zafar Khan was in trouble, but he did not send the reinforcement to save his life. As a matter of fact, Zafar Khan had committed a serious tactical mistake in chasing a part of the routed foe without a parallel movement from the center and left-wing imperial troops. तो क्या हो गया कि यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, इसी में जफर खान जो है वो राइट विंग को लीड करते हुए क्या हुआ कि एनिमी के लाइन को उन्होंने क्रॉस कर लिया, और फिर 18 कोस तक जो है वो बिना कोई सपोर्टिंग फोर्स के वो आगे बढ़े। और तरगी जो कि एक मंगोल थे, उन्होंने देख लिया ये सब, और उन्होंने जो है जफर खान को उसके पूरे फोर्स से काट दिया। और ये सब उलुग खान जान रहे थे, उलुग खान जान रहे थे कि जफर खान प्रॉब्लम में है, और जफर खान को, लेकिन उलुग खान ने लोगों को नहीं भेजा। और जफर खान ने एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी ये कर दिया था कि लेफ्ट और सेंट्रल विंग के को साथ नहीं बढ़ने दिया, और वो आगे बढ़ गए। सुल्तान, who was in supreme commander of the imperial army at this moment, had not permitted its general to put their own battle lines in disarray. Therefore, Zafar Khan, out of his misplaced enthusiasm and emotional nature, defied the supreme command, dashed through the enemy zone without coordination of the effort with his colleagues, and brought
peril upon himself. तो सुल्तान ने कहा था कि एक प्रॉपर लाइन में जाना है और सुप्रीम कमांड के ऑर्डर से ही, लेकिन जफर खान थोड़े जज्बाती होकर के क्या हो गया कि वो आगे चले गए और इसलिए जो है वो अपने ऊपर डेंजर ले आए. अलाउद्दीन खलजी वॉज देयरफॉर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सैड एंड ऑफ जफर खान लाइफ, और इसलिए अलाउद्दीन खलजी जो है वो जफर खान के जिंदगी के अंत का कारण नहीं थे. Mongols were disheartened by the tough resistance put up by Delhi. They broke the engagement that very night and retreated to the Khyber Pass by forced marches. मंगोल जो है वो काफी ज्यादा नाखुश हो गए क्योंकि दिल्ली में उनको टफ रेजिस्टेंस मिला और वो जो है खैबर पास से वापस जाने लगे. कुतलुक ख्वाजा जो है वो बीमार हो गए थे और वो रास्ते में ही मर गए. Alauddin Khalji returned to the capital in triumph. Mongols had been repulsed. The brave and fearless Zafar Khan had been got rid of without disgrace. और दो फायदा हो गया अलाउद्दीन का, एक तो मंगोल्स भी खत्म, मंगोल्स को जीत लिया गया, और जफर खान भी मारा गया जो कि हीरो बन रहे थे अलाउद्दीन के हिसाब से. और none paid tribute to the fallen general at the court of the Alauddin, though his heroic deeds were long remembered among the Mongols, and if the cattle refused to drink, they used to ask if they saw Zafar Khan. तो क्या हुआ कि अलाउद्दीन के कोर्ट में किसी ने जफर खान को ट्रिब्यूट नहीं दिया, लेकिन मंगोल्स जो है उन्होंने जफर खान को लंबे समय तक, लंबे अरसे तक याद रखा. और अगर उनके जानवर जो हैं वो भी मतलब अगर ड्रिंक वगैरह नहीं पीते थे, पानी नहीं पीते थे, तो उनको कहा जाता था कि क्यों नहीं पी रहे, तुमने क्या जफर खान को देख लिया, ऐसा कुछ. मतलब इतना डर फैल गया था जफर खान को लेकर. 3 successive defeat gave a setback to the Mongol power though for a very short while. During the next 2 years, Dawa Khan remained busy with some other Asian feuds, while the much needed relief was utilized by Alauddin Khalji to reorganize and strengthen his army and launch a comprehensive scheme for subjugation of unconquered territories. तो क्या हो गया, 3 सक्सेसिव डिफीट से जो है मंगोल लोग जो है अब वो जो है वो सेंट्रल एशिया में बिजी रहने लगे, वो इंडिया की तरफ वो नहीं देख रहे थे. और इंडिया को जो है वो समय मिला 2 साल का, तो इंडिया ने जो है इस टाइम को जो है अब 1300 से 1302 का जो टाइम था, इसमें जो है इंडिया ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली खुद को क्या किया, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स बनाए कि इंडिया के अलग अलग पार्ट को कैसे हम लोग सब्जुगेट करेंगे. फिर रणथंबोर को कैप्चर किया गया और फिर वारंगल को कैप्चर किया गया. राजपूत स्ट्रॉन्ग होल्ड चित्तौड़ को भी अपने कमांड में ले लिया गया. ही वॉज सेंट एट चित्तौड़ इन February 1303 when the intelligence about the reappearance of Mongols on the Indian borders reached him. तो अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ पे थे फरवरी 1303 में, जब उनको पता चला कि मंगोल्स जो है वो इंटेलिजेंस से पता चला कि जो है मंगोल्स वापस से आने वाले हैं, आने के सोच रहे हैं. और इस बार 1,20,000 मंगोल्स जो है आ रहे थे. और फिर जनरल जो है फिर से कौन थे, तरगी बेग ही थे. और फिर उन्होंने जो है कमांडेड अ तुमन इन द थर्ड इन्वेजन एंड किल्ड जफर खान. ये तरगी बेग कौन है, ये वही है जो कि 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जो कमांड कर रहे थे थर्ड इन्वेजन में, और जफर खान को भी मारा था. अलाउद्दीन अलाउड द सीज ऑफ चित्तौड़ टू कंटिन्यू बट हिमसेल्फ हेस्टेंड टू दिल्ली. तो अलाउद्दीन ने कहा कि चित्तौड़ का सीज कंटिन्यू रखो, और खुद अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली चले गए. चित्तौड़ वाले पार्ट को उन्होंने रोका नहीं. hurried to Delhi and made hurried arrangements for its defense, which was far from being adequate. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन ने जो है दिल्ली का डिफेंस स्टार्ट किया, क्योंकि एक्चुअली में फोर्स जो है वो चित्तौड़ की तरफ थी, तो दिल्ली में थोड़ा ना दिल्ली खाली पड़ा हुआ था. मंगोल्स laid siege to the capital and put the neighboring villages and towns to plunder. मंगोल ने जो है दिल्ली पर घेराबंदी की और अगल बगल के विलेज और टाउन को जो है लूटना शुरू किया. Siege of Delhi lasted for 40 days and all of a sudden Mongol decamped and retreated from India to the great amazement and relief of Alauddin Khalji and his people. और 40 दिन तक सीज किया और फिर वापस चले गए मंगोल. अलाउद्दीन खलजी और उनके लोग काफी शॉक्ड हो गए, बट उनको रिलीफ भी मिला. इनफैक्ट मंगोल्स वेर वेरी पुअर एट लेइंग सीज टू द फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशन. They grew impatient and could not manipulate provisions or sustain their enthusiasm in long drawn out conflict. Their failure to take Delhi by storm undid their enterprise
and with every passing day of the siege, Targi-Wave apprehended that his army might be encircled and destroyed by the Indian contingents from the provincial headquarters, which were gradually closing upon the capital. तो क्या हो गया, मंगोल जो है वो बहुत ही इम्पेशेंट थे, उनमें पेशेंस नहीं था और उनको लगता था कि क्या हो जाएगा कि अगल बगल से फिर लोग आ जाएंगे और हमारे जो इन कैंपिंग है या फिर बाकी चीज़ों उनको हमको इनसर्कल कर लेंगे। इसलिए मंगोल जो है वो क्या करते थे, अपना सेफ्टी का सोचते हुए जो है रिट्रीट कर जाते थे, चले जाते थे बिफोर इट्स टू लेट। The repeated defeat suffered by the Mongols at the hands of Indian forces, instead of disheartening them, kindled in their heart the spirit of revenge. तो मंगोल्स जो है वो बार बार जो हार रहे थे, इससे वो डिसहार्टन नहीं हो रहे थे, उल्टा वो जो है वो बदले की आग में जल रहे थे। 2 years later, Ali Beg, a descendant of Genghis Khan, accompanied by Khwaja Tartak and Targi Beg, led 50,000 Mongols in India with the sole objective of loot and plunder, destruction and devastation. और 2 साल बाद 1305 में क्या हुआ कि फिर से चंगेज खान के एक डिसेंडेंट अली बेग जो है वो ख्वाजा तरतक और तरगी बेग के साथ 50,000 लोगों को और लेकर के वो क्या हुआ कि वो आए इंडिया, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लूट करना है, प्लंडर करना है, डिवास्टेशन करना है, पूरा मुल्तान को बर्बाद कर दिया। और फिर पंजाब के फर्टाइल लैंड से होते हुए जो है शिवालिक के फुटलैंड तक, फुटहिल्स तक वो लोग गए। तरगी बेग वॉज स्ट्रक डाउन बाय अ चांस एरो ऑफ इंडियन डिफेंडर समवेयर ऑन द सतलज। और कोई इंडियन डिफेंडर था सतलज पर, उन्होंने जो है तरगी बेग पर एक तीर चला दिया। मंगोल्स अवॉइडेड कॉन्टैक्ट विथ हेवीली गार्डेड फोर्ट्स, डिड नॉट इंगेज the Indian contingents, and the great bewilderment of Alauddin Khalji bypassed even Delhi, which was strongly defended by imperial troops. Instead, they spread themselves in the Jamna Doab and Gangetic Valley and indulged in loot and arson. तो मंगोल जो है वो बहुत ही अच्छे से गार्डेड किलों पर बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे थे और इंडियन लोगों से जो मतलब लोगों से जो है प्रॉपरली दूर रह रहे थे। और दिल्ली जिसको इतने अच्छे से जो है डिफेंड किया हुआ था इंपीरियल ट्रूप को, उसको भी मंगोल्स ने सरपास कर लिया और खुद को जो है मंगोल ने जो है जमुना दोआब पर गैंगेटिक वैली में जो है वहां पर जो है लूट खसोट ये मचा रहे थे। Once the Sultan understood the true motive of Mongol, he adopted new tactic to put stop to their vandalism. He himself safeguarded the capital while Malik Kafur cut off their lines of retreat, herded them together as far as possible by a flanking movement of royal army, and struck at them near Amroha with terrible force. The nucleus of Mongol army was smashed and the battlefield was covered with heaps of slain with like shocks corn. About 8,000 Mongols were taken captive and sent to Delhi, where they were paraded through their streets and put to death. Ali Beg and Tartak were spared their lives for a while but beheaded soon after they displayed their hostile intentions. तो क्या हो गया यहाँ पर कि एक बार जो है सुल्तान को जब पता चल गया कि मंगोल जो है वो यहाँ पर एक्चुअली में बस लूट खसोट मचाने आते हैं और उनका जो है कुछ ऐसा नहीं है कि उनको कुछ वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आते हैं और उनको प्रॉब्लम है, वो ज्यादा दिन तक सीज नहीं रख पाएंगे ऐसा वैसा, तो उन्होंने जो है सबसे पहले अपने कैपिटल को सेफगार्ड किया और मलिक कफूर को कहा कि उनको वो जो वापस लौटते हैं उस लाइन को ही काट दो, उनको वापस लौटने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और फिर उसके बाद साथ मिलकर के अलाउद्दीन और मलिक कफूर ने जो है मंगोल को बहुत दूर तक खदेड़ा और अमरोहा के बगल में जाकर के उनको जो है एक टेरिबल फोर्स के साथ जो है हरा दिया। मंगोल को एकदम बर्बाद कर दिया गया और फिर उसके बाद जो है 8,000 लगभग 8,000 मंगोल को जो है बंदी बना करके दिल्ली ले जाया गया और फिर उनको पूरे स्ट्रीट पर सड़कों पर परेड करवा करके मार दिया गया। फिर अली बेग और तरतक को जो है थोड़े समय के लिए जो है वो छोड़ा गया और फिर बाद में जो है उनका भी सर कलम करवा दिया गया जब पता चला कि उनका इंटेंशंस जो है वो होस्टाइल है। द वर्स्ट फेट अवेटेड दोज हु एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रैप लेड बाय मलिक कफूर। जो मलिक कफूर के जाल से बच गए तो उनके लिए और भी बुरा हुआ। गाजी मलिक, द देन गवर्नर ऑफ दीपालपुर, लेड हिज आर्मी टुवर्ड्स इंदस ऑन ऑर्डर ऑफ द सुल्तान। तो जब अलाउद्दीन ने कहा तो गाजी मलिक जो है, जो कि बाद में तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश करेंगे, वो उस समय दीपालपुर के गवर्नर, तो उन्होंने जो है आर्मी को लीड करते हुए इंदस की तरफ से होते हुए सुल्तान के ऑर्डर से वो गए। ही ले इन एम्बस एंड एंट्रैप्ड द मंगोल फ्यूजिटिव्स हु वेर
killed like rats. और गाजी मलिक के हाथ जो लगे उनको चूहों की तरह मार दिया. फिरिश्ता कहते हैं कि फिरिश्ता says that those of the Mongols who escaped the sword, finding it impossible to force their way home, retired into the desert where thirst and hot winds which blow at the season put an end to their miserable life. और जो मंगोल इससे बच गए वो डेजर्ट की तरफ बेचारे भटक रहे हैं क्योंकि रिट्रीटिंग का तो लाइन ही काट दिया है. तो क्या हो गया कि वो जो है भूखे प्यासे बेचारे मिजरेबली जो है वो मर गए. उसके बाद एड ऑन करते हैं कि ऑल द मंगोल वुमेन एंड चिल्ड्रन टेकन इन द वॉर वेर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम टू बी सोल्ड इन द मार्केट एज स्लेव. और जितने भी मंगोल बच्चे या फिर वुमेन थे उनको जो है वो किंगडम के अलग अलग पार्ट में जो है स्लेव की तरह, गुलाम की तरह जो है बेच दिया गया. Undeterred, the Mongols made yet another bid to lay their hands in the Indian soil. Iqbal Manda and Kubak invaded India towards the close of 1306 at the head of about 50,000 Mongols. This was the sixth and last invasion of series that took place in the reign of Alauddin Khilji. ये 1306 में आखिरी बार इन्वेजन हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में. इस बार इकबाल मंदा और कुबक जो है वो 50,000 फोर्स के साथ इंडिया आए. आखिरी बार अपना लक आजमाने अलाउद्दीन खिलजी के समय में. मंगोल ने जो है खुद को 2 ग्रुप में डिवाइड किया या फिर पॉसिबली 3 अंडर द चार्ज ऑफ डिफरेंट लीडर, और अलग अलग लीडर के चार्ज में सेपरेट रूट से आए. कुबक जो है वो लाहौर से मार्च अपॉन लाहौर, वाइल इकबाल मंदा फॉलोड अ सदर्नली कोर्स एंड रीच्ड एज फार एज नागौर. कुबक जो है वो लाहौर को मार्च किए, इकबाल मंदा जो है वो नागौर की तरफ. मलिक कफूर और गाजी मलिक जो है उन्होंने कुबक की आर्मी को डिस्ट्रॉय किया रावी रिवर के बैंक पर एंड सेंड सम 1000 मंगोल्स इंक्लूडिंग कुबक एज प्रिजनर्स टू दिल्ली. और कुछ हजारों मंगोल्स को जो है दिल्ली भेज दिया प्रिजनर बना करके, जिसमें कुबक भी एक थे. और फिर दिल्ली में जो है इनको टॉर्चर करके मार दिया गया अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द टाइम. उस समय का जो कस्टम था कि टॉर्चर करके मारना है. इकबाल मंदा की आर्मी को जो है डिफीट कर दिया गया नागौर में और वहीं पे खत्म कर दिया गया. मोस्ट प्रोबेबली मंगोल रीडर एस्केप्ड टू अफगानिस्तान विद अ हैंडफुल ऑफ सर्वाइवर. और माना जाता है कि इकबाल मंदा जो है वो बच गए थे और कुछ जो है गिने चुने मुट्ठी भरे लोग जो है बच करके वापस गए. It marked the end of Mongol terror in India for many years to come. Mongol conceived a fear and dread of the imperial armies of Delhi that all fancy for coming Hindustan was washed clean of their breast. They were rather hard pressed to defend themselves against the Indian expeditions to Afghanistan. Ghazi Malik, as the warden of marches, not only defended effectively the northwest frontier but also led periodical raids to Kabul and Ghazni and laid the inhabitants under heavy contributions. The Mongol had perhaps never received such a rough treatment anywhere else as they did at the hands of the army of the Sultanate. तो मंगोल जो है इसके बाद तो मंगोल के मन में एकदम डर बैठ गया, शिहुर गए वो इंपीरियल आर्मी के नाम से. और वो जो है उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो नहीं जाना है. इनफैक्ट जो वो हिंदुस्तान के आएंगे वो डरे हुए थे कि कहीं अफगानिस्तान पर इंपीरियल आर्मी ना अटैक कर दे. गाजी मलिक जो कि पंजाब वाले एरिया को देखा करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को देखा करते थे, वो समय समय पर काबुल और गजनी पर रेड भी डाला करते थे. तो मंगोल जो है उनको दुनिया में कहीं किसी ने ऐसा रफ ट्रीटमेंट नहीं किया क्योंकि सब डरे हुए थे मंगोल के नाम से, जैसा कि मंगोल को अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी से ट्रीटमेंट मिला. उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टैकलिंग द मंगोल menace with a vengeance. He converted the whole of northwest India into a defensive belt against the Mongol inroads. It comprised the capital itself, the Punjab, with its military governorship at Saman, Dipalpur, Lahore and Multan and the Indus Valley. The old forts were repaired and many new were built at strategic point. They were heavily garrisoned by imperial troops under the charge of youthful and competent general. तो अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो बलबन की थी वो मंगोल के खिलाफ अपनाया. उन्होंने जो है नए फोर्ट्स बनवाए एरिया में और उसमें ट्रूप्स भर दिया, आर्मी भर दिया और फिर इंपॉर्टेंट जगहों पर, स्ट्रैटेजिक जगहों पर फोर्ट्स बने. और फिर डायरेक्ट सुपरविजन और कंट्रोल जो है इन फोर्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का था. आर्मी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था. ऑल द फोर्ट्स एंड अदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वेर इंटरकनेक्टेड बाय वाइडनिंग ऑफ
old highway and construction of new roads. A highly efficient spy system was put in operation on the frontier, which posted the Sultan with the latest development in the political cum military situation of the region within no time. और जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन भी डेवलप हुआ, नए रोड्स बनाए गए ताकि सुल्तान को जो है एकदम तुरंत से खबरें मिली अगर कुछ भी ऐसा वापस से हो. डिफेंस ऑफ द कैपिटल रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन. सुल्तान ने जो है कैपिटल को भी बड़े अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश की. दिल्ली के फोर्ट को रिपेयर किया गया और उसको इम्प्रूव किया गया, नए फोर्ट को. और फिर नया फोर्ट जो है वो कहाँ बनाया गया? दिल्ली के पुराने फोर्ट को रिपेयर किया गया और नया फोर्ट जो है वो सीरी में बनाया गया, जो कि सेफगार्ड करता था रॉयल प्लेसेस को, रॉयल पैलेसेस को, ट्रेजरी को और सेक्रेटेरिएट को. अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक बहुत ही ह्यूज आर्मी इक्विप की, अच्छे अच्छे घोड़ों को रखा और अच्छे वॉर वेपन्स को रखा और मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे डिस्ट्रक्शन के लिए. ही स्ट्रक टेरर इन द हार्ट ऑफ मंगोल्स बाय इन्फ्लिक्टिंग द मोस्ट बार्बरिक पनिशमेंट ऑन देम इन द स्पिरिट ऑफ टिट फॉर टैट. और उन्होंने मंगोल के मतलब मन में ना डर एकदम बिठा दिया कि मंगोल जब आए तो उनको बहुत ही घिनौने पनिशमेंट्स दिए, एकदम टिट फॉर टैट टाइप किया मंगोल्स के साथ. और उनके ब्रूटल ट्रीटमेंट से जो है मंगोल्स जो है तो सुल्तान जो है वो इंडियन के दिल से मंगोल का जो है डर भी निकाल पाए, क्योंकि इंडियन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लोग जो है वो डरे रहते थे मंगोल से. तो उन्होंने इतना ब्रूटल ट्रीट किया मंगोल्स को, इतने बर्बरता के साथ मंगोल के साथ ट्रीटमेंट किया कि मंगोल डर गए इंडिया से, वो आना उन्होंने बंद कर दिया. और इससे जो है आर्मी का भी मोरल बढ़ा और फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंट जगा कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मंगोल से. अलाउद्दीन के फ्रंटियर पॉलिसी को जो है साइंटिफिक लाइंस पर वो बेस्ड थी और ये बहुत ही सक्सेसफुल रही. बर्नी कहते हैं ऑल द फियर ऑफ द मंगोल्स इंटायरली डिपार्टेड फ्रॉम द दिल्ली एंड नेबरिंग प्रोविंसेस. परफेक्ट security was everywhere felt and rayats of those territories which had been exposed to the inroads of Mongols carried on their agriculture in peace. क्या कहा जाता है कि इंडिया के जहां दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल के सारे एरिया में लोगों के मन से जो है डर ही निकल गया, बहुत ही परफेक्ट सिक्योरिटी थी. इवन जो फार्मर्स हुआ करते थे जो एकदम फ्रंटियर पे हैं, जहां से नेक्स्ट मंगोल्स ही हैं, मंगोल्स का एरिया है, वो भी बड़े पीसफुली जो है अपना एग्रीकल्चर कर रहे होते थे. And then there is the last para which we'll be doing. Alauddin's army, which stood as bulwark against the foreign invasions of the northwest in early part of his reign, helped him in the conquest of southern India at a later stage, which transformed the Sultanate of Delhi into a mighty Indian empire. The repeated Mongol onslaught terrified the Indians, who were constrained to look towards the Sultan for the protection of their lives and property. This factor indirectly helped Alauddin Khilji in enforcing a highly centralized autocratic rule over the country. Though a military despot possessed of cruel and barbaric tendencies, Alauddin Khilji emerged as the savior of his people, who glossed over his excesses and reposed full confidence in him as his respectful and docile subject. तो क्या हो गया, अलाउद्दीन जो है उन्होंने मंगोल के अगेंस्ट, फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट इतना मस्त बचाया, इतने बेहतरीन तरीके से जो है प्रोटेक्शन क्रिएट किया कि सदर्न कॉन्क्वेस्ट में इस चीज से उनको काफी मदद मिली. बाद में सल्तनत ऑफ दिल्ली जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया और मंगोल के जो बार बार के हमले से जो इंडियन टेरिफाइड थे, आज वो जो है सुल्तान को जो है देखते थे कि सुल्तान ने हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जिंदगी बचाई है. और इसलिए उन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी को चाहते थे कि उनको एक सेंट्रलाइज्ड रूल मिल जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी भले ही ऑटोक्रेटिक हैं, डेस्पॉट रूलर हैं, लेकिन वो जो है बार्बरिक टेंडेंसीज भी होगी, लेकिन उनको जो है मंगोल्स से उन्होंने बचाया है. So this is the end. Then we'll be starting a new topic, government in action under Alauddin Khilji. That is a whole new topic. So that will be dealt with in another video. Thank you so much for watching. Thank you.